तो देखिए इस प्रकार मंत्रिमंडल की व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियों में हमने पढ़ा कि संसद के सत्र को आमंत्रित करना, उसके साथ ही उसका सत्रावसान करना, और संसद के प्रत्येक सत्र में राजा उद्घाटन भाषण पढ़ता है जिसमें वह आगामी भविष्य के बारे में नीतियां तय करता है, किस प्रकार से आगामी भविष्य में जो है सरकार का भविष्य क्या होगा, नीतियां क्या होगी, उन सब का निर्धारण किया जाता है। अगला है कि मंत्रिमंडल संसद में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करता है और उसे पास करा लेता है। देखिए मंत्रिमंडल संसद में आवश्यक विधेयक प्रस्तुत करता है और उसे पास करा लेता है, किसके साथ, और उसे बहुमत के आधार पर उसको पास भी वह करा लेता है। अगला है प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण उसे विधायी क्षेत्र में भी अधिक कार्य व शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल संसद में आवश्यक विधेयक जरूरत के हिसाब से पेश करता है और बहुमत के आधार पर जब बहुमत होता है उसका सदन में तो वह उसे पास भी करा लेता है। इसी प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण उसे विधायी क्षेत्र में भी अधिकार, कार्य और शक्तियां प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात प्रदत्त व्यवस्थापन एक ऐसी शक्ति है जब व्यवस्थापिका के पास में कार्यों का बहुत ही ज्यादा उसके पास में अधिकता होती है, कार्य बहुत ज्यादा होते हैं, तो केवल वह मोटे मोटे कानूनों की रूपरेखा तैयार करके उसे अमली जमा पहनाने का कार्य किसको सौंप देता है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या करती है, उसकी उन कानूनों के निर्माण का कार्य कार्यपालिका करती है। तो इस प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जब व्यवस्थापिका के पास में कार्यों की अधिकता होती है तो वे अपने कार्य कार्यपालिका को सौंप देती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रदत्त व्यवस्थापन। तो देखिए इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी विधायी क्षेत्र में जो है मंत्रिमंडल को अधिकार और शक्तियां उसे ज्यादा मिल गई हैं, जिस कारण से उसके अधिकार और शक्तियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। देखिए अगला हम देखते हैं व्यवस्थापिका संबंधी कार्य के बाद में वित्त संबंधी कार्य एवं शक्ति। देखिए अगला है देखिए अगला है वित्त संबंधी कार्य एवं शक्ति। वित्त संबंधी कार्य एवं शक्ति। देखिए जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को
कार्यपालिका संबंधी कार्य और शक्तियां प्राप्त थी, उसी प्रकार से उसे व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियां प्राप्त थी, उसी प्रकार उसे न्यायिक क्षेत्र में भी कार्य और शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, अब हम देखते हैं न्यायिक क्षेत्र में उसके क्या क्या अधिकार और शक्तियां हैं। तो देखिए, वित्त संबंधी न्यायिक क्षेत्र में भी उसे अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वित्त संबंधी कार्य और शक्ति, उसे वित्त में उसे क्या क्या शक्तियां और कार्य प्राप्त हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने कार्यपालिका के बारे में बात की, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य और शक्तियों के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए, राष्ट्रीय वित्त पर इसका मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। और कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य होता है बजटिंग, बजट बनाना, कि जो प्रशासन के विभिन्न विभाग हैं उन विभिन्न विभागों में बजटिंग का जो कार्य होता है सबसे प्रमुख कार्य कार्यपालिका का होता है कि कार्यपालिका बजट को बनाती है, किस विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, अर्थात जो अलग अलग विभाग होते हैं, वित्त विभाग हैं, कृषि विभाग हैं, और उसके अलावा शिक्षा विभाग है, खनन विभाग है, कोयला विभाग है, आपदा एवं प्रबंधन विभाग है। तो ये प्रशासन के अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और किस डिपार्टमेंट को कितनी धनराशि दी जाएगी ये तय कौन करता है? कार्यपालिका तय करती है। तो इसलिए बजटिंग का जो प्रमुख कार्य है वो कार्यपालिका का कार्य है कि कार्यपालिका किस प्रकार से विभिन्न विभागों में ये बजट को क्या करती है, बांटती है, किस विभाग को कितना बजट दिया जाएगा, अर्थात जो प्रशासन के विभिन्न विभाग हैं उनमें किस विभाग को कितनी धनराशि दी जाएगी। तो ये कार्य सबसे प्रमुख कार्य कार्यपालिका का है। तो राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण ये रखती है और यह शक्ति का प्रयोग संसद की सहमति से करती है। संसद ये तय करती है कि किस विभाग को कितनी धनराशि दी जाएगी। इस प्रकार से इस बजट पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहता है और संसद की राय से ही मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों में बजट का कार्य संपन्न करती है। तो देखिए, वार्षिक बजट को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार वार्षिक बजट को तैयार किया जाता है। किस प्रकार से वार्षिक बजट जो तैयार हुआ उसमें विभिन्न मदों के हिसाब से किस किस विभाग को कितनी मद मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, ये सब वार्षिक बजट में तय होता है। तो देखिए, इस प्रकार राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है और संपूर्ण राष्ट्र का वार्षिक बजट ये तैयार करती है। किस विभाग को कितनी धनराशि दी जाएगी ये यही तय करती है। तो देखिए, अगला है न्यायपालिका संबंधी कार्य एवं शक्ति। न्यायपालिका संबंधी कार्य एवं शक्ति। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल कार्यपालिका व्यवस्थापिका वित्त संबंधी कार्यों को संपन्न करता है, उसी प्रकार से न्यायिक क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं कि न्यायपालिका संबंधी कार्यों को किस प्रकार से संपन्न करता है। देखिए, हम देखते हैं कि वह उच्च स्तरीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च स्तरीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मंत्रिमंडल। ये उसकी महत्वपूर्ण शक्ति है। और इसी प्रकार वह लॉर्ड चांसलर जो है प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति का अध्यक्ष होता है
लेकिन इसके साथ साथ ये मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है। तो न्यायाधीशों को नियुक्त करना, इसके साथ ही गृह मंत्री की सलाह के अनुसार अपराधियों को क्षमादान भी देता है। सम्राट जो होता है वह क्षमादान का कार्य भी मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो न्यायपालिका संबंधी कार्य में भी जो मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है विदेश नीति संबंधी कार्य एवं शक्तियां। अगला देखिए विदेश नीति संबंधी कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति। तो देखिए विदेश नीति के संचालन में भी मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है कि राष्ट्रीय नीति को तय करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से अपने संबंधों को मधुरता और बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ में वह उन संबंधों को किस प्रकार से बनाए रखता है। तो विदेश नीति संबंधी में भी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह विदेशों में राजदूतों को नियुक्त करता है। विदेशों में राजदूतों को नियुक्त करता है और उसके साथ ही वह विश्व के देशों के साथ में विदेश नीति का विदेश नीति के संचालन का निर्धारण करता है। तो देखिए राजदूतों को नियुक्त करना, उसके साथ साथ ही हाई कमिश्नर उच्चाधिकारियों को नियुक्त करना, ये मंत्रिमंडल करता है कि विदेशों में किस प्रकार से हाई कमिश्नर राजदूत उच्चाधिकारियों को नियुक्त करने का कार्य मंत्रिमंडल का है। इसके साथ ही विश्व के देशों के साथ में किस प्रकार की विदेश नीति जो है वो तय करना भी उसके साथ में भी है। इसी प्रकार से विभिन्न राज्यों के साथ युद्ध शांति समझौते, वार्ता आदि नीतियों का निर्धारण भी कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है। तो देखिए विदेश नीति का संचालन करना कुशलता पूर्वक, किस प्रकार से किस देश के साथ हमारी क्या विदेश नीति होगी उसका कुशलता पूर्वक संचालन करना, उसके साथ ही विभिन्न राज्यों के साथ युद्ध शांति समझौता वार्ता अर्थात किस प्रकार की नीति किस देश के साथ में अपनाई जाएगी, ये भी मंत्रिमंडल तय करता है कि हमें किस देश के साथ में युद्ध करना है, शांति वार्ता समझौता। तो ये आवश्यक और परिस्थिति के अनुसार ही मंत्रिमंडल ये तय करता है कि हमें किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार हमें हमारी नीति को उसके साथ में अपनाना है। तो ये विदेश नीति संबंधी कार्य एवं शक्तियां हैं। अगला है
अन्य कार्य व शक्तियां। तो देखिए अन्य कार्य और शक्तियां भी मंत्रिमंडल की हैं। हम देखते हैं इसमें देखिए अन्य कार्य एवं शक्तियां किस प्रकार से मंत्रिमंडल की है। अन्य कार्य एवं शक्तियां, देखिए मंत्रिमंडल की अन्य कार्य एवं शक्तियां भी हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल की राय के अनुसार सम्राट उपराधी मंत्रिमंडल की राय के अनुसार सम्राट उपाधि वितरण करता है। अगला है मंत्रिमंडल की राय के अनुसार सम्राट लॉर्ड सभा के सदस्य भी नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से सम्राट लॉर्ड सभा के सदस्य भी क्या करता है, नियुक्त करता है। तो देखिए इस प्रकार अन्य कार्य और शक्तियों में भी मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं कि मंत्रिमंडल की राय के अनुसार सम्राट उपाधियों को वितरण करता है। जो समाज में विशिष्ट कार्य करते हैं लोग और उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त है, तो ऐसे लोगों को सम्राट क्या करता है, उपाधियां और सम्मान बांटता है। तो इन उपाधियां, सम्मान, टाइटलों को सम्राट जो देता है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही देता है। अगला है मंत्रिमंडल के परामर्श से सम्राट लॉर्ड सभा के सदस्य भी नियुक्त करता है। ये भी इसकी अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो कि मंत्रिमंडल की शक्तियों में शामिल है। तो देखिए इस प्रकार से हमने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्त, न्यायपालिका, विदेश नीति के निर्धारण संचालन संबंधी शक्तियां और अन्य कार्य व शक्तियां देखी। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो मंत्रिमंडल है वो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। और प्रधानमंत्री जो है वह अपनी शक्तियों का जो व्यवहार में वो प्रयोग करता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न करता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल जो है वह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण सहायक कारक है जो कि उसे अपने कार्यों को दक्षतापूर्वक और कुशलतापूर्वक उसे संपन्न करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल की शक्ति एवं कार्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वृद्धि का कारण है वो है आज राज्य का स्वरूप क्या है, लोक कल्याणकारी स्वरूप है। अर्थात वर्तमान में राज्य के पास है बहुत सारे कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार देना। इसके अलावा भी कई सारे कार्य जो है राज्य अपने नागरिकों को समुचित अवसर उपलब्ध कराता है उनके सर्वांगीण विकास के लिए। समय समय पर वह कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियां लोगों को उपलब्ध कराता है ताकि लोग उनमें भाग लेकर और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ये भी राज्य का महत्वपूर्ण कार्य है। तो आज राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण वर्तमान में मंत्रिमंडल की शक्तियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। हमारा अगला टॉपिक यही है कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके कारण क्या है। अर्थात मंत्रिमंडल की शक्तियों में
वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण क्या है, जो कि आपके इस मंत्रिमंडल के, मैंने जो आपको प्रश्न बताया था उसका दूसरा भाग है कि मंत्रिमंडल की शक्ति एवं कार्यों का आप विश्लेषण करते हुए इसकी शक्तियों में दिन प्रतिदिन जो वृद्धि होती जा रही है उसके कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपका ये जो प्रश्न जो दो भागों में बटा हुआ है, हमने पहला तो कार्य एवं शक्तियों का इसमें हमने वर्णन किया। अब अगला हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि के कारण क्या है। तो देखिए हम देखते हैं आगे। मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि के कारण, कि किस कारण से दिन प्रतिदिन जो मंत्रिमंडल की शक्ति है वह बढ़ती जा रही है। देखिए इसमें हम देखते हैं कि वर्तमान में मंत्रिमंडल जो है वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक कार्यों का संपन्न करता जा रहा है, जिसके कारण उसकी शक्तियों में निरंतर जो है वह वृद्धि होती जा रही है। तो देखिए मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि के कारण हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में मंत्रिमंडल जो है वह बहुत ही शक्तियों से संपन्न होता जा रहा है और उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हम पहला कारण देखते हैं मंत्रिमंडल की अपनी विशेषताएं। इसमें है मंत्रिमंडल की अपनी विशेषताएं। देखिए मंत्रिमंडल की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें हम देखते हैं पहले तो राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता, फिर है पद की गोपनीयता, कि किस प्रकार जो मंत्रिमंडल है वह राजनीतिक सजातीयता का महत्वपूर्ण अपना कार्य पूरा करता है, कि राजनीतिक सजातीयता उसे प्राप्त है। इसका मतलब ये होता है कि सभी जो है राजनीतिक रूप से सभी लोग एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और एक ही राजनीतिक दल से सबका गठन होता है। तो एक ही राजनीतिक दल से गठन। तो देखिए ये राजनीतिक सजातीयता है कि एक ही पार्टी के सदस्य होते हैं। सत्तारूढ़ जो दल होता है उसमें एक ही पार्टी के लोग होते हैं, जिसे चुनावों में जीतने के बाद में विभिन्न पद उसे प्राप्त होते हैं और वह पद प्राप्त होने के बाद में अर्थात एक ही पार्टी के रूप में वो गठित होते हैं, क्योंकि जो निर्वाचित सरकार होती है वो एक ही पार्टी से होती है ज्यादातर, कई बार मिलीजुली सरकार भी होती है। तो राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है, एक ही दल के लोग होते हैं जो सरकार में चुनकर बैठे होते हैं ऊंचे पदों पर। पद की गोपनीयता, पद की गोपनीयता का मतलब है जब मंत्री शपथ लेते हैं तो पद की गोपनीयता उसमें महत्वपूर्ण होती है कि वो अपने पद के प्रति अर्थात अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने में वो उन्हें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते अपने कर्तव्यों के बारे में। तो ये भी मंत्रिमंडल की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा कौन है। तो देखिए लोक कल्याणकारी
राज्य की धारणा का उदय, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है आज मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि का, कि आज राज्य के पास में कार्यों का अंबार है, उसके पास में बहुत सारे कार्य हैं। और आज चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, तरह तरह के कार्य आज राज्य को संपन्न करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में राज्य का स्वरूप क्या है, लोक कल्याणकारी है। इस कारण से लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण मंत्रिमंडल के कार्यों में भी क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो इस प्रकार राज्य की शक्तियों में वृद्धि के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियों में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। अगला है संसद संबंधी कारण। संसद संबंधी कारण, इसमें हम प्रदत्त व्यवस्थापन को ले सकते हैं। इसमें प्रदत्त व्यवस्थापन है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जो विधायिका के कार्य हैं वो कार्य कार्यपालिका को करने पड़ रहे हैं। विधायिका केवल कानूनों की मोटी मोटी रूपरेखा बना देती है और उन्हें सूक्ष्मता के साथ में उन्हें निर्माण करना का कार्य कार्यपालिका करती है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन। तो देखिए, इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण आज जो है कार्यपालिका की शक्तियां महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और इन शक्तियों में जो विधायिका का ह्रास होता जा रहा है। अगला है प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था। अगला है प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था। देखिए, ये भी मंत्रिमंडल की शक्तियों में अर्थात कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का कारण है प्रशासनिक न्याय। तो प्रशासनिक न्याय में देखिए, कार्यपालिका के विभिन्न विभाग होते हैं और इन्हें अनेक न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन्हें न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं, अर्थात वो न्यायपालिका के कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्रशासनिक न्याय की जो व्यवस्था है वो भी मंत्रिमंडल के कार्यों में विस्तार का प्रमुख कारण है। और अगला है ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति। देखिए, अगला कारण है ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति। देखिए, ब्रिटिश द्विदलीय पद्धति ये भी महत्वपूर्ण कारण है ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के विस्तार में, कि संसद अपने प्रभाव को बनाने के लिए दलीय अनुशासन का सहारा लेती है और विपक्षी दल जो होता है, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं तो उसे विपक्षी दल होता है महत्वपूर्ण उभर कर आता है। लेकिन यहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था के कारण विपक्षी दल जो होता है वह उभर कर नहीं आ पाता है। इस प्रकार से दलीय अनुशासन की आड़ में मंत्रिमंडल अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं और दलीय अनुशासन के कारण वह जो होते हैं मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात इमरजेंसी में आपको पता है सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आती है हमारे यहाँ पर। उसी तरह से ब्रिटेन में भी राजा रानी के पास में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सारी शक्तियां उसके हाथों में आ जाती हैं और सारी शक्तियों को वही अपने विवेक से उसका निर्वहन करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के समय में सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है और मंत्रिमंडल उन शक्तियों का क्या करता है, उपयोग करता है। तो देखो, इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के समय में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ जाती हैं और मंत्रिमंडल जैसे ही जब इमरजेंसी हट जाती है, जीवन सामान्य हो जाता है, तो आपातकाल के हटते ही मंत्रिमंडल की शक्तियां
वापस से सामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने मंत्रिमंडल की शक्तियां, कार्य एवं अधिकार पढ़े, उसके साथ साथ ही वर्तमान में मंत्रिमंडल की शक्तियां अर्थात कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण पढ़े। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जा रही है और ये शक्तियां वृद्धि होने के कारण इससे व्यवस्थापिका की शक्तियों में दिन प्रतिदिन जो है कमी होती जा रही है।